एक बार फिर से स्वागत है सोडियम एकेडमी की इस नए यूट्यूब चैनल में। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। आपको बताना है कि कौन सा अणुओं की संख्या पर निर्भर करेगा। तो ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, परासरण दाब, प्रकाशिक सक्रियता और श्यानता। तो इन चारों में से जो परासरण दाब है या हमारा अणुसंख्य गुणधर्म है, अर्थात परासरण दाब अणुओं की संख्या, आयनों की संख्या या मोलों की संख्या बदलने पर बदल जाएगा, परंतु पृष्ठ तनाव नहीं बदलेगा, प्रकाशिक सक्रियता पर कोई प्रभाव नहीं, श्यानता पर भी कोई प्रभाव नहीं। किस पे? अणुओं की संख्या से। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है राउल्ट का नियम संबंधित है। ऑप्शन है क्वथनांक से संबंधित है, हिमांक से संबंधित है, कि वाष्प दाब से संबंधित है, कि परासरण दाब से संबंधित है। तो आपको बता दें कि जो राउल्ट का नियम है वह वाष्प दाब से रिलेटेड है, वाष्प दाब से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। ये ए नंबर, बी नंबर और डी नंबर ये ऑप्शन नहीं होंगे। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, वाष्प दाब से। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विलयन का अणुसंख्य गुण नहीं है। अब की बार इसमें देखिए, पहले भी पूछा था कौन अणुसंख्य गुण है, अब की बार बताना है आपको कि कौन सा अणुसंख्य गुण नहीं है। वाष्प दाब का अवनमन नहीं है, कि हिमांक का अवनमन नहीं है, कि पृष्ठ तनाव नहीं है, कि परासरण दाब नहीं है। देखिए, जो वाष्प दाब का अवनमन है यह भी अणुसंख्य गुणधर्म है, हिमांक का अवनमन भी अणुसंख्य गुणधर्म है, परासरण दाब भी अणुसंख्य गुणधर्म है, परंतु पृष्ठ तनाव जो है इस ऑप्शन का जो सी है पृष्ठ तनाव, ये आपका अणुसंख्य गुण नहीं है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा पृष्ठ तनाव। चौथा क्वेश्चन कह रहा है हिमांक का अवनमन समानुपाती होता है। तो हिमांक का अवनमन समानुपाती कौन सा है? ऑप्शन में देखिए, विलयन के मोल अंश के समानुपाती होता है, कि विलयन की मोलरता के समानुपाती होता है, कि विलयन की मोलरता के समानुपाती होता है, कि विलायक की मोलरता के समानुपाती होता है। तो हिमांक के अवनमन को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा टी एफ से। और टी डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? स्मॉल एम। ये फार्मूला होता है डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम, अर्थात डेल्टा टी एफ क्या हुआ? हिमांक का अवनमन हुआ प्रोपोर्शनल समानुपाती है किसके? स्मॉल एम। और स्मॉल एम क्या होती है? विलयन की मोलरता। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा, कि हिमांक का अवनमन विलयन की मोलरता के समानुपाती होता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होगा। तो देखिए, इसमें ऑप्शन दिया है Na2 सोडियम ऑक्साइड, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड और Ag2O सिल्वर ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होगा? देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे होते हैं कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड। ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे होते हैं हाइड्रोजन से कौन कौन से? कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो भी धातु हाइड्रोजन के नीचे हैं उनके ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित हो जाएंगे। तो देखिए, हाइड्रोजन के नीचे इतने हैं बस, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, गोल्ड। ये तो सोडियम है, ये तो अपचयित होगा नहीं। मैग्नीशियम का ऑक्साइड अपचयित होगा नहीं, एल्युमिनियम का ऑक्साइड अपचयित होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम हाइड्रोजन से नीचे नहीं है, इनका सबका स्थान कहाँ? हाइड्रोजन के ऊपर है, इसलिए ये हाइड्रोजन द्वारा अपचयित नहीं होंगे। सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर का ऑक्साइड जो सिल्वर ऑक्साइड यही हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होगा, क्योंकि सिल्वर धातु जो है हाइड्रोजन से नीचे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि dx/dt प्रोपोर्शनल टू ए की सांद्रता टू दी पावर 0, मतलब ए की सांद्रता की पावर 0, ये हमारा पढ़ा जाएगा। अभिक्रिया का वेग प्रोपोर्शनल टू क्या? ए की सांद्रता की पावर 0 की
अभिक्रिया की कोटि है। अब देखिए, जब अभिक्रिया का वेग सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती हो, अभिक्रिया का वेग सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती हो, तो हमारी किस कोटि की अभिक्रिया होती है? शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। अगर प्रथम घात के अनुपाती होता तो प्रथम घात होता, द्वितीय घात के अनुपाती होता तो द्वितीय कोटि होता, और इनमें से कोई इससे मतलब ही नहीं है। अब देखिए, अगर यहाँ सांद्रता की पावर 0 लगा तो शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी, सांद्रता की पावर 1 है तो प्रथम कोटि की होगी, और यदि सांद्रता की पावर 2 है तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। और यहाँ पर लिखा हुआ है dx/dt प्रोपोर्शनल टू a टू दी पावर 0, a की सांद्रता की पावर 0 तो अभिक्रिया हमारी शून्य कोटि की हो जाएगी। देखिए, इस टाइप का भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है और 5 नंबर में आता है। 5 रिएक्शन आपको दिए जाएंगे और प्रत्येक रिएक्शन को 1 नंबर मिलेगा। तो इसमें कह रहा कैसे प्राप्त करेंगे केवल रासायनिक समीकरण की। कैसे आप प्राप्त करेंगे? आपको केवल रासायनिक समीकरण देना है और कुछ नहीं करना है। जैसे पहला इसमें कह रहा एथिल अल्कोहल से ईथर, तो सबसे पहले एथिल अल्कोहल और ईथर दोनों का फार्मूला पता होना चाहिए। तो एथिल अल्कोहल से ईथर बनाने के लिए देखिए क्या करना है। ये पहले वाले में हम बता रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है। एथिल अल्कोहल से ईथर, तो एथिल अल्कोहल का ये हम फार्मूला लिखेंगे, और ईथर बनाना तो एथिल अल्कोहल के 2 अणु ले लेंगे, एथिल अल्कोहल के 2 अणु। तो हमने ये एथिल अल्कोहल के 2 अणु ले लिए और इसको क्या करना है, सांद्र H2SO4 के साथ, सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर देंगे। तो यहाँ से ये H और ये OH, H और OH निकल जाएगा तो बचेगा हमारा CH3 CH2 और ये वाला O, आगे हमारा CH2 और ये CH3 प्लस H और OH दोनों मिलकर क्या बना देंगे, आगे H2 बना देंगे। तो यही हमारा ईथर है, और ईथर में कौन सा है, डाई एथिल ईथर। ये हमारा है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, और ये अणु भी एथिल अल्कोहल है, और ये डाई एथिल ईथर। अब ईथर कह रहा था, कोई तो नाम फिक्स नहीं किया था कि डाई मेथिल ईथर बनाइए या डाई एथिल ईथर बनाइए। ईथर कहा था बनाने के लिए, ईथर बन गया। अगर आप इसका नाम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं डाई एथिल ईथर, नोट कर लीजिएगा। अब दूसरा इसी में कह रहा फिनाल से बेंजीन, फिनाल से बेंजीन बनाने के लिए कह रहा है। देखिए, हम फिनाल लेंगे, बेंजीन बनाएंगे और बेंजीन के ऊपर हम OH लिख देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फिनाल। और फिनाल को जब जिंक चूर्ण, जिंक पाउडर के साथ गर्म करेंगे तो यहाँ से ऑक्सीजन हट जाएगा, बचेगा आपका सिर्फ बेंजीन और प्लस में जिंक ऑक्साइड। तो ये फिनाल से हमारा बेंजीन प्राप्त हुआ। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, पहले इसको रफ कर दिया जाए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारा एथेनॉल से एथीन। कुछ नहीं करना आपको, एथेनॉल सीधा सीधा एथेनॉल लेना है। ये हमने एथेनॉल लिया, इसको क्या करना है, सांद्र H2SO4 के साथ 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर देंगे। तो यहाँ से H और ये OH, H और OH निकल जाएगा और क्या बनाएगा, H2 बनाएगा। फिर ये आपका कार्बन बचेगा, 1 1 2, ये 2 हाइड्रोजन बचेंगे, और ये कार्बन बचेगा और ये 2 हाइड्रोजन, और इस कार्बन से H निकल रहा है, इस कार्बन से OH, जिस कार्बन से समूह निकल रहे हैं उनके बीच में कौन सा बॉन्ड,
डबल बॉन्ड कर देना है तो ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, एथीन प्राप्त हो गया। और ये हमारा क्या है, एथेनॉल। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तब फिर हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया। चौथे नंबर की बारी। देखिए आइसोप्रोपिल एल्कोहल से एसीटोन। तो सबसे पहले हम बना लेंगे आइसोप्रोपिल एल्कोहल OH और ये CH3, यहाँ पर H लगा दें, नीचे कौन लगाएगा, ये CH3 CH OH और ये CH3 आइसोप्रोपिल एल्कोहल है। इसको कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 573 केल्विन पे जब इसको अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ CH और यहाँ CH, ये ऑक्सीजन के बगल वाला H और कार्बन वाला H निकल जाएगा तो CH3C ये कार्बन और ये ऑक्सीजन यही दोनों से निकला तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड कर देंगे, फिर ये सिंगल बॉन्ड और आगे ये CH3 और प्लस ये H2 विहाइड्रोजनीकरण कुल मिला के इसका कराना है तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एसीटोन इसका नाम है, एसीटोन नाम है। और इसका क्या नाम है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। इस तरह से 4 क्वेश्चन में 5वें के लिए हम सबको साफ करेंगे तब बनाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा 5वां बड़ा हो जाएगा, इसलिए सारे को हम साफ कर दे रहे हैं। केवल इतना फिनाल से पिक्चरिकम यही बनाना है हमें। तो देखिए फिनाल से पिक्रिक अम्ल, देखिए सबसे पहले फिनाल लिख लेंगे, ये OH फिनाल, इसकी अभिक्रिया सांद्र H2SO4 से, अर्थात इसका क्या करा देंगे, सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण। तो OH यहाँ पर जाएगा, सल्फोनेशन में जुड़ता है कौन, क्या जुड़ता है, SO3H, SO3H समूह जुड़ेगा। तो देखिए कहाँ कहाँ पर जुड़ेगा ये, एक तो SO3H R2 पर जुड़ जाएगा और प्लस हमारा ये पैरा पर जुड़ेगा, SO3H R2 पर जुड़ेगा और पैरा पर जुड़ेगा। फिर इसकी अभिक्रिया हम HNO3 से कराएंगे, वो भी सांद्र HNO3 से। तो इसका मतलब नाइट्रीकरण कराना होगा, तो ये भी हमारा R2 और पैरा पर जुड़ेगा, लेकिन कौन क्या जुड़ेगा, NO2 जुड़ेगा। तो यहाँ देखो R2 में तो पहले से है, पैरा खाली है, OH और ये SO3H, इधर से हम R2 पर जोड़ देंगे और यहाँ पैरा प्लस, इस वाले में क्या है, पैरा पे ऑलरेडी जुड़ा है, दोनों तरफ का R2 खाली है, तो हम SO3, हाँ ये वाला खाली है तो यहाँ पर NO2 जोड़ेंगे, इधर से भी खाली है तो यहाँ भी NO2 जोड़ेंगे और नीचे आपका पैरा पे SO3H लिखा ही हुआ है। अब क्या करेंगे, अब उधर तो हम जा नहीं सकते, इसका मतलब हम यहाँ पर करें और पुनः इसकी अभिक्रिया हम सांद्र HNO3 से कराएं, HNO3 से इसकी अभिक्रिया दोबारा करवाएंगे। तो देखिए ये OH तो रहेगा
यहाँ पर एक NO2 जुड़ेगा और यहाँ पर एक NO2 जुड़ेगा और यही हमारा बनकर तैयार हुआ पिक्रिक अम्ल। तो एक स्टेप ये हुआ यहाँ तक, फिर दूसरा स्टेप और ये तीसरा स्टेप, 3 स्टेप में आपका फिनाल से पिक्रिक अम्ल तैयार होगा।